आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या होता है बच्चों विभवमापी। विभवमापी को अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंशियोमीटर, और इससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ये क्या है आखिर, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, सभी को ये बात पता ही है बच्चों। जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि विभवमापी क्या है, और जिसका एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट यहां पर कवर करने वाले हैं, जो कि है दो सेलों के ईएमएफ की तुलना। तो बात करते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है। ये लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर आपको दिए हैं। ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला ही है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अब फाइनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या होता है विभवमापी। विभवमापी को अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर शब्द आया कहां से बच्चों? विभव मतलब पोटेंशियल, और उसको मापने वाला विभवमापी, मतलब पोटेंशियल को मापने वाला पोटेंशियोमीटर। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। अब आखिर इसका काम क्या होता है बच्चों? विभवमापी एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है। ये लाइन आपको लिखनी भी है अपनी कॉपी पे। क्या करता है? ये किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है। इसका पहला काम है बच्चों क्या? कि विद्युत वाहक बल को मापना। ठीक है, विद्युत वाहक बल को मापना। ये विद्युत वाहक बल को मापता है, और किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी ये क्या करता है? ज्ञात करता है। तो हम लोग यहां ये भी लिखेंगे कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात करता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो किसी सेल के क्या करता है बच्चों? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी ये ज्ञात करता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को ये ज्ञात करता है बच्चों। तो ये भी आपने यहां पे लिख लिया कि ये किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहां पे आपने पढ़ ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इसको अच्छे से इसको पहले समझना पड़ेगा। ये जो हमारा विभवमापी होता है, ये आखिर किस सिद्धांत पर आधारित है, इसे समझना है। तो आप तो समझ गए कि आखिर क्या होता है विभवमापी और इसका काम क्या है, ये भी समझ ही लिया है। चलिए समझते हैं कि विभवमापी की रचना किस प्रकार से होती है और इसका सबसे बड़ा उपयोग आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी रचना समझेंगे, तो एक नए पेज में समझेंगे। तो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे कि आखिर इसका रचना क्या है, क्योंकि रचना समझेंगे तभी हमारा यहां सिद्धांत निकल कर आएगा, क्या होता है इसका कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से करते हैं। ध्यान से समझिए, विभवमापी एक प्रकार का एक ऐसा यंत्र है जिसमें क्या होते हैं? तार लगे होते हैं। कैसे होता है देखो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहां पे होता क्या है एक्चुअली बच्चों, यहां इस तरीके से कुछ तार लगे होते हैं। ये जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ तार लगे होते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास ये 4 तार हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये तार किस धातु का बना होता है। तो ये तार जो बना होता है बच्चों, ये तार बना होता है मैग्नीन धातु का। कौन सी धातु का? मैग्नीन धातु का। अब ये बात आपको कोई बताएगा कि क्यों आखिर हम लोग ये मैग्नीन धातु ही लेते हैं। मैग्नीन धातु एक ऐसी धातु है जिसका बच्चों प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि इसमें हम लोग मैग्नीन का तार लेते हैं। ठीक है, अब इन तारों को लेने के बाद फिर हम लोग इनको किस तरीके से जोड़ते हैं, जरा ये बात अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले इन तारों के लिया, इन तारों को हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे जैसे हम यहां पे अभी जोड़ने जा रहे हैं। ये तार ऐसे लिया, उसके बाद ये तार यहां से आएगा घूमकर, और ये तार यहां जाएगा। यहां जाने के बाद ये घूमता हुआ इधर से आएगा, यहां आने के बाद यहां आएगा, फिर वापस ये तार यहां आएगा, और उसके बाद ये जो है तांबे की जो सफेद सफेद हमने यहां पे बनाई हैं, ये तांबे की पट्टियां होती हैं। तांबे की तुलना में मैग्नीन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहां ये हो गया। इस तरीके से फिर यहां लेकर आए, और यहां पर भी ये तांबे की क्या लगी हुई है? पट्टियां लगी हुई हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। और लास्ट में इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक, अब ये तार कितने मीटर का हो गया? तो लगभग जो यहां पे बना है ये 4 मीटर है। 400 सेंटीमीटर के ये बराबर हो गया। यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। यहां पर नीचे एक स्केल लगी होती है। तो यहां पर आप बना सकते हो कि यहां पर एक स्केल लगी होती है, जिसमें आप यहां पर आपका 0 हो जाएगा और यहां पर आपका ये 100 हो जाएगा। तो टोटल मैं अगर बात करूं
तो ये 0 हो गया, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया बच्चों, ये 3 हो गया और ये 4, इस तरीके से 5, फिर 6 और डॉट 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 करते हुए समझ लो कि ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया बच्चों 9 और ये लास्ट में हो गया हमारा 10। तो हम इसको 100 लिख देते हैं ताकि आप समझ जाओगे। तो ये 90, ये 60, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20, ये तो ये सेंटीमीटर में हमने लिख दिया। अब बच्चों करते क्या है कि जो ये इस तरीके से हमने बना दिया है, यहाँ पे हम लोग ऊपर इसके एक क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं और जिसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों कि ये हमारा प्राथमिक सेल है और इसे सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है। तो आखिर इसे जोड़ते कैसे हैं, इसे समझते हैं। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि भाई कैसे जोड़ा जाएगा इसको। तो यहां से लिया और इस तार को घुमाते हुए यहां पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद यहां पे हमने इसमें कुंजी लगा रखी है, ठीक है, यहां पे हमने एक इसमें कुंजी लगा रखी है और इसके बाद यहां पे ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रिहोस्टेट। अब ये रिहोस्टेट क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध को रेगुलेट करता है। मतलब ये चाहें तो हम यहां से प्रतिरोध को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जितना घुमाएंगे उतना ही ये प्रतिरोध हमें देगा, समझ गए ना। तो इसको हम लोग रिहोस्टेट बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। चलो, प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैसे बनाया जाता है, सबने आपने देख तो लिया ही होगा, ये ऐसे होता है। आप उसके बाद ये परिपथ आप चाहो तो ज्वाइन करो, नहीं तो इसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है और वापस आके हम लोग इसको इससे जोड़ देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी और वो ये है कि यहाँ पे एक बैटरी भी लगी होती है। तो आपको यहाँ पे एक बैटरी भी लगाना है जिसका ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर से निगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे जोड़ देंगे और वापस लाने के बाद इस पॉइंट से इसको हम जोड़ देंगे। अब हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल होता है, मतलब ये इसका धन सिरा है और वो इसका ऋण सिरा है। वापस आने के बाद हम इसको यहाँ जोड़ देंगे और जो ये इसका कहलाएगा, भाई इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया तो ये मतलब हुआ कि धारा यहाँ से बहती हुई आई, यहाँ गई, वापस इधर गई, इधर गई, इधर गई और घूमते हुए यहाँ पहुंची और इधर निकल गई। लेकिन हम लोग बीच में इसमें एक और भी चीज लगा देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर। तो यहाँ पे हमने एक अमीटर भी लगा दिया है जो धारा को क्या करेगा, मापेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने बनाया। अब बच्चों फिर से मेरी बात को सुनना, इसीलिए कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहां से 2 तार ले लिए हैं, ठीक है, हमने यहां से 2 तार ले लिए बच्चों। अब 2 तार लेने के बाद हमने इसमें ये एक और कुछ डिवाइस हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। हमने इसमें एक ये सेल जोड़ा और इसके बाद इस तरीके से हमने इसमें एक सेल जोड़ दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने इसमें सेल ऐसे जोड़ दिया बच्चों। ठीक, अब इन्हीं सेल का हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसका ये बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये निगेटिव होगा और ये भी इसका निगेटिव टर्मिनल होगा। इसके बाद बहुत अच्छे से सुनिएगा बात को। अब हम लोग आखिर करते क्या हैं, फिर हमने इसको यहां से ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमाया और बीच में एक और हमने इस तरीके से एक और गोला बना दिया। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना। एक्चुअली बच्चों होगा क्या कि हमारी एक इस तरीके की डिवाइस होती है जिसमें यहां पर प्लेट, जिसमें यहां पर प्लेट और जिसमें यहां पर प्लेट होती है। अब इस प्लेट में हमारी करंट आ रही है, मान लो बाई चांस, ठीक, और उसके बाद हमें इसको यहां इसमें करंट देना है। तो हम इसमें एक अपना ऐसे बोल्ट टाइप का होता है, उसको गोल गोल घुमा के कस देंगे तो उसमें भी करंट जाने लगेगी। ये सब मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब हमने क्या किया कि हमने इस वाली परिपथ से यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है, तो ये हमारे गैल्वेनोमीटर हुआ। ठीक, अब अगर मुझे इस परिपथ को जोड़ना होगा, इसमें अगर मुझे करंट को बहाना होगा तो मैं इसे जोड़ दूंगा और अगर इसमें करंट को बहाना होगा तो मैं इसे जोड़ दूंगा। समझ गए बच्चों, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना, चलिए आगे समझते हैं। अब हमने इस गैल्वेनोमीटर से कुछ और जोड़ दिया है और जिसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हमने इसमें कुछ जोड़ दिया है और जिसको हमने बोला कि ये हमने इसमें जॉकी जोड़ दिया है, ठीक है, इसको हम लोग जॉकी बोलते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये सर्पी कुंजी है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया कि ये हमारी कौन सी है, सर्पी कुंजी है और इसको हमने जोड़ दिया है।
यार ये एक्चुअली होता क्या है, पेन जैसा ही होता है, समझ लो कि ऐसे पेन हो गया, पीछे एक तार लगा होता है, तो इसको जहां चाहोगे वहां टच कर सकते हो। तो बताओ क्या ये विभवमापी का चित्र आपको अच्छे से समझ में आया कि ऊपर क्या है, वो रिहोस्टेट है ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं। ये हमारी ये बैटरी जोड़ दी हमने, ये अमीटर है, वापस आके इसमें ऐसे जोड़ दिया, और ये सफेद सफेद तांबे की प्लेटें हैं, और बीच में हमने इसमें एक मैग्नीन का तार लगा दिया है, और प्रत्येक तार 1 मीटर का है, मतलब 100 मीटर का, नीचे की स्केल लगा दी है और इस तरीके से जोड़ दिया है। बताओ बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई? तो रचना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है कि हमारे मैग्नीन धातु के तार जोड़े जाते हैं और उन्हें तांबे की पट्टियों पर चित्रानुसार कस दिया जाता है। देखो रचना के नंबर बहुत कम मिलते हैं एग्जाम में, बनाने के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। इस तरीके से कस दिया जाता है। फिर उसके बाद इसका ए पॉइंट ये हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मान लो बी पॉइंट है। बी बिंदु से हमने एक कुंजी जोड़ा और हमने एक धारा नियंत्रक जोड़ा, और उसके बाद धारा नियंत्रक ही बोलोगे उसको, रिहोस्टेट। फिर उसके बाद यहां से आने के बाद ये हमारा जो बन गया, ये हमने सीसा संचायक, इसमें बैटरी जोड़ दी है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आके ए बिंदु पर मिलता है, और जहां से हमने ये 2 भाग बना दिए हैं। बताओ क्या आप लोगों को इतनी ये बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी कोई भी डाउट अभी होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए इतना तो क्लियर। स्क्रीनशॉट इसका ले लो बच्चों जल्दी से। फिर उम्मीद है कि रचना तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं रचना के बाद इसका बच्चों सिद्धांत, आखिर सिद्धांत क्या होता है। देखो ये सारी चीजें आप अपने आप से भी लिख सकते हो, जैसे मैं एक एक करके बता भी रहा हूं, ठीक है। बाकी नोट्स हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, आप जाके वहां से डाउनलोड करके लिख लेना। अब बच्चों यहां से हम बात करते हैं कि इसका सिद्धांत आखिर क्या होता क्या है बच्चों, ठीक है। सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले सिद्धांत समझना कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो सबसे पहले हम यहां पर अगर देखें तो ये हमारा रिहोस्टेट है। इस रिहोस्टेट से हम लोग ये मेंटेन करेंगे कि आखिर इसमें जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, और हम लोग ऐसे इसको सेट करते हैं कि जो मेरा धारा बहे वो कैसा हो, कांस्टेंट हो, मतलब नियत हो। ये जो यहां से धारा बहकर जाए वो कैसी बहकर जाए बच्चों, धारा कैसी होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, मतलब इसमें कांस्टेंट करंट बहनी चाहिए। ठीक, अगर इसमें कांस्टेंट करंट बहेगी किसी भी परिपथ में, अगर धारा नियत बह रही है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, मतलब समझ ही गए होगे आप लोग, पोटेंशियल मतलब विभव। तो विभव का जो पतन हो रहा है वो कितना होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई बात? विभव पतन होगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट करंट बहती ही चली जा रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है करंट में। ठीक, तो विभव पतन हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि परिपथ में जो धारा बह रही हो, यदि परिपथ में जो धारा बह रही हो वो क्या हो बच्चों, नियत हो। यदि परिपथ में धारा नियत हो, जो यहां से बैटरी से निकल रही है धारा, अगर ये धारा नियत होगी तो जो इसमें बच्चों पोटेंशियल जो मतलब विभवांतर होगा वो क्या होगा, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, L के। जो L क्या है, इसके तार की क्या है, लंबाई है। इस तार की क्या है, लंबाई है। समझ गए ना, ये तार की लंबाई L है। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये प्रोपोर्शनली का साइन हटेगा, तो यहां पे एक नियतांक आएगा जिसको हमने मान लिया कि ये फाई है। ये हमने क्या मान लिया बच्चों, फाई। अब ये फाई क्या निकल कर आएगा वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ये हमें यहां से इतना पता चल गया। अब हम लोग फाई भी मान सकते हैं, कुछ लोग के भी मान लेते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी ऑफिशियल बुक में फाई ही दिया हुआ है, बाकी अदर जो बुक है उसमें के दिया हुआ है। ठीक, तो यहां हमने इसको फाई मान लिया। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग एक नियम और जानते हैं और वो होता है ओम का नियम। ओम के नियम से अगर हम लोग इसमें ओम का नियम लगाएं तो लिखेंगे कि ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR। ये बात सभी को पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर हमने क्या लिखा, IR। लेकिन जो ये मेरा I है, ये I हो गया। R बराबर हम जानते हैं कि अगर इस तार का विशेष प्रतिरोध जो है वो रो हो, तो R बराबर क्या होता है, रो L/A। ये बात सबको पता है। तो हमने यहां से लिख दिया कि बच्चों ये रो और उसके बाद L/A। अब अगर हम लोग जानते हैं कि भाई तार जो है वो एक समान, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समान है, क्योंकि तार तो समान ही रहे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, और कांस्टेंट करंट भी बह रही है। ये भी कांस्टेंट होता है, मतलब I भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। L जो है हमारा वो बच्चों
ये जॉकी बताएगा कि इस तार के एल की लंबाई आखिर कितनी है। अगर जॉकी यहां होगा तो हम लोग जैसे तार मान लो जॉकी यहां लगा दिया तो हमारा जो एल होगा फिर हम यहां से लेकर यहां तक लेंगे, ये ऐसे। अरे बात समझ में, इधर से चलेंगे और इधर आ जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा टोटल हमारा एल की लंबाई। अगर जॉकी यहां लगता तो ये हमारा एल यहां होता। अब जैसे मान लो जॉकी यहां है तो ये 100 सेंटीमीटर, फिर वापस इधर से आए तो इधर से देखो ये कितने पे है बच्चों, लगभग अभी मैं बात करूं तो मान लो कि ये 42-43 पे है, तो उधर से देखो इधर कितना है भाई, मान लो अगर इधर 42 है तो उधर से 48 है, तो 148 हो गया एल का लंबाई। ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल, ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं इसको वी लिख रहा हूं, उसके बाद इस एल को अलग करते हैं और उसके बाद रो और आई बाई ए करते हैं, मतलब हमने इनको बदल दिया इधर उधर। ये जो वैल्यू आपको यहां दिख रही है, ये वैल्यू हमने जो लिखी है वो क्या मान ली हमने कि ये हमारी कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको जरा ध्यान से देखो और इसको जरा ध्यान से देखो, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया और बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। इनको और इनको अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से मुझे पता चलता है किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू पता चलती है, जो कि है क्या, रो आई बाई ए। बताओ आ गया कि नहीं समझ में कि भाई v और ये हमारा हो गया, तो यहां से हमें फाई की वैल्यू पता चल जाती है कि आखिर वो कितनी आई है। तो हम लोग यहां से फाई की वैल्यू लिख लेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो यहां से हम लोग फाई की वैल्यू को लिख लेंगे और ये फाई की वैल्यू आएगी बच्चों क्या, रो और आई बाई ए, ये हमारा फाई हो गया। अब जो ये फाई है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विभव प्रवणता। इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। क्या ये बात समझ में आ गई? वापस आते हैं, यहां से हम लोगों ने इतना लिख लिया कि ये हमने निकाल लिया कि हाँ ये हो गया, और हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 सेकंड वेट करना भाई, ये इतना हो गया, ये हमने निकाल लिया और यहीं पर आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से ये हमने वैल्यू निकाल ली है। बताओ बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्या 1% भी कोई भी समस्या हुई? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात अगर हम लोग इसको देखें जरा ध्यान से तो मैं निकाल सकता हूं कि जो यहां से मेरी फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी v अपॉन एल। वो क्या आएगी, v अपॉन एल आएगी। तो हमने यहां से निकाल लिया, अर्थात जो फाई का वैल्यू आया है वो क्या आया है बच्चों, v अपॉन एल आया है। ये हमारा ये हो जाता है v अपॉन एल। ठीक, अब यहां से एक डिफिनेशन जो है वो पेपर में बार बार पूछी जाती है कि आखिर ये विभव प्रवणता क्या है। तो आप बता दोगे कि अगर किसी तार की लंबाई एक एकांक हो तो उसमें जो विभव पतन होगा वो विभव प्रवणता के क्या होगा, समान होगा। बताओ क्या समझ में आ गई? यदि किसी तार की लंबाई l हो, एकांक हो, तो उसमें विभव पतन विभव प्रवणता के बराबर होगा। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हो कि किसी एकांक लंबाई के तार के लिए विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। तो यहां से यह बात हमको पता चल जाती है। बताइए क्या आप लोगों को इतनी ये बात अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई? कोई भी समस्या तो नहीं है? क्लियर हुआ? आ गया समझ में? चलिए वापस आते हैं और इसको फिर से समझते हैं। हमने यहां पर लिखा कि भाई v और ये फाई और ये सब हमने आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं और गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल बीचों बीच में हो, तो मैं ये कहूंगा कि आखिर ये जब बीचों बीच में है तो इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, अगर ये बीचों बीच, कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है, अगर ये बीचों बीच में है तो इसका यह मतलब है कि इसमें धारा नहीं बह रही है। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया हुआ है। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूं और उसके बाद इसमें शून्य विक्षेप आता है, सुनिएगा, इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूं और शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, तो मैं ये बोलूंगा कि आखिर इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है।
और जब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है तो उस सेल का जो विभव होगा वही हमारा इस सेल का विभव, क्या वही इस सेल का क्या होगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, उस सेल का जो विभवांतर आएगा वही सेल का विभवांतर इस विद्युत वाहक बल के, इस सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, समान होगा। समझ में आई ये बात? नहीं आई है तो जरा फिर से सुनिएगा। ये सिद्धांत यहां तक आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद यहां पे आपको एक लाइन और ऐड करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहां पे आपको बताना है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, अब ये सब शून्य विक्षेप की स्थिति क्या है, किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। शून्य विक्षेप की स्थिति में जो V होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि V बराबर, अभी अभी जो मैंने वैल्यू निकाली है कि फाई L, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यही हमारा क्या है बच्चों, सिद्धांत है इस विभवमापी का, यही सिद्धांत है हमारे इस विभवमापी का। तो बताइए कि क्या आप लोगों को इतना ही समझ में आया है? अगर आ गया है तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसे हमने समझ लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा क्योंकि हमें जरूरत है, ठीक है, इसको साफ करने की। इसके बिना काम चलेगा नहीं बच्चों, इसलिए हमें इसको थोड़ा साफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब समझिए जरा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहां आप हेडिंग डालोगे, अब दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से, ये हमारा जो पहला सेल है हमने मान लिया कि इसका विद्युत वाहक बल E1 है। ये जो दूसरा सेल है हमने मान लिया कि इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। इसका हमने E1 माना है और इसका हमने क्या माना है, E2 माना है। तो ये हमने मान लिया कि इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। अब ध्यान से सुनिए, और इस सेल का जो ये हमारा सीसा संचायक सेल है, इसका हमने ये मान लिया कि भाई हमारा क्या है, V हमारा इसका विभवांतर है। अब एक चीज मन में आती है कि आखिर विभवांतर क्या है। अब मान लो जैसे कि हम अगर बात करें तो हमने बोला कि मान लो ये मेरा सर है और ये मेरा नीचे वाला पैर है। अगर मेरा यहाँ पे सर का कुछ विभव होगा और मेरे पैर पर भी कुछ विभव होगा, अगर दोनों विभव आपस में समान हो गए, सर का विभव और नीचे पैर का विभव, दोनों विभव आपस में समान हो गए, तो मैं ये बात तुरंत बोल दूंगा कि भाई विभवांतर मेरा क्या है, वो बच्चों 0 है। और अगर विभवांतर 0 आ गया, इसका मतलब कोई भी धारा नहीं बहेगी। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है जो वहां पे विभवांतर होगा, जितना भी वहां पर विभवांतर होगा, जो कि रियोस्टेट से मैंने ऑलरेडी यहां पे धारा के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है उसको, वो विभवांतर अगर इसमें कोई भी धारा ना बहे, इसमें कोई भी धारा ना बहे, तो इसका तो 0 हो जाएगा। समझिए मेरी बात, यहां पर विभव तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं विभवांतर निकालूंगा तो उसका विभवांतर फिर इसका विभवांतर दोनों आपस में निकालेंगे जोड़कर, तो भाई आंसर की तरफ, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इसलिए अभी जोड़कर बोल रहा हूं मैं। तो इसका और इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो भाई दोनों का जो आएगा वही हमारा जोड़ के हो जाएगा टोटल। अब बच्चों जब हमने यहां लिखा कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, हमने ये लिखा कि ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा कि जी की कुंजी को किसके साथ जोड़ा है बच्चों, ये पहले सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ने पर, अगर हम लोग इसको बच्चों जोड़ेंगे तो आखिर होगा क्या, देखो जैसे ही हमने इसमें जोड़ा, हमने अभी अभी सिद्धांत पढ़ रखा है कि भाई V जो है वो E के बराबर है, और तब जब शून्य विक्षेप की स्थिति है। और जोड़ने के बाद इसको मैंने ऐसा सेट किया, इस जॉकी को, इस पॉइंट को ऐसा सेट किया कि ये शून्य विक्षेप आ जाए। समझ में आई? उसके बाद जोड़ने पर और शून्य विक्षेप की स्थिति में, ये सब आपको लिखना है, और शून्य विक्षेप की स्थिति में
बच्चों ई का जो मान होगा वो फाई और एल के बराबर होगा, लेकिन ये एल आखिर होगा कितना वो जरा ध्यान से देखिए। यहां मैंने आपको बताया फाई और एल। अब ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक ये वाली जितनी दूरी हो जाएगी और उसके बाद ये वाली दूरी, क्योंकि देखो ना टोटल यहां से यहां तक आएंगे हम लोग ऐसे चल के ऐसे। लेकिन एक बात बता दें, ये नेगलेक्ट करके चलोगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसको मतलब पूरा हटा दोगे। आप कहोगे सर जी काहे? हमने बताया था कि तांबे का लगा हुआ है, इसीलिए मैग्नीन और तांबे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तांबे का प्रतिरोध बहुत कम है मैग्नीन की तुलना में, तो इसलिए जो मैग्नीन वाला होगा सिर्फ उतना ही आप लेंथ लोगे, इसको आप हटा दोगे, इसीलिए यहां पर तांबे की पट्टी लगाई गई है। तो यहां से यहां तक मान लिया हमने कि L है, यहां से यहां तक हमने मान लिया कि L1 है, सॉरी ठीक है, तो हमने मान लिया कि L1 है। अगर ये L1 है तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जी की कुंजी को अब हम लोग जोड़ेंगे दूसरे सेल के कौन से ध्रुव से? ऋण ध्रुव से जोड़ने पर। और अगर हम लोग उसके ऋण ध्रुव से जोड़ने पर और शून्य विक्षेप की स्थिति में, अब यहां पे जैसे ही हमने लिख दिया कि शून्य विक्षेप की स्थिति, इसी में सब छुप गया है बच्चों। इसी में यह छुप गया कि अब हो सकता है कि ये जॉकी आपने न जाने कहां सेट किया हो सकता है बच्चों ये यहां से हट गई हो। यार ये तो साफ कैसे होगा? चलिए देखते हैं, पूरा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा फिर तो। देखो अब मान लो इसको हमने यहां से उठाया और इस बार ये जाके हमारी यहां जुड़ गई। अब जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा अब जो आ रहा है यहां पे जोड़ने के बाद इसको हटा दिया, यहां से इसको जोड़ दिया, ठीक। ऐसे केस में लंबाई हमारी बदल गई, लेकिन सिद्धांत तो कहता है कि E बराबर फाई एल, तो इस स्थिति में आएगा E बराबर, तो यहां पे 1 कर लो बच्चों, यहां पे 2 हो गया, उसके बाद ये फाई और उसके बाद L2। जबकि विभव प्रवणता क्या है? वो समान है, ठीक। अब इतनी बात ये समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता कि 1% भी अभी भी कोई डाउट है। वापस आते हैं। अब हमने यहां पे जो कुछ समीकरण माने थे, ये पहला माना और ये हमने कौन सा माना? दूसरा, क्योंकि ये नई हेडिंग डाल रखी है हमने। यहां आते हैं वापस और इसको समझते हैं। समझिए, अब हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण नंबर 1 व 2 को देखेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू फाई L1 और ये फाई और ये L2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, E1 बराबर आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसका यह मतलब है कि अगर हमें किन्हीं दो सेलों को इस तरीके से परिपथ में जोड़ना था तो हम लोग उनके विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होगा वो उनकी L1 और L2 दूरियों के आपस में क्या होगा? समान होगा। बताइए क्या आप लोगों को इतनी ये बात समझ में आ गई? तो हम लोग लिखेंगे इस सूत्र से E1 अपॉन E2 की क्या कर सकते हैं? गणना की जा सकती है। अब इसका एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। बताइए क्या इतनी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं आई है? ठीक है, अच्छे से आ गया बच्चों? ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं है? बढ़िया, चलो क्लियर। E1 अपॉन E2 और L1 अपॉन L2 हमने निकाल लिया। देखो अब मान लो यदि किसी सेल E1 या E2 दोनों में से कोई एक, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो, तब भाई इन दोनों में एक का ज्ञात होगा तब दूसरे का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात
किया जा सकता है। बताइए क्या ये बात आप लोगों को आ गई समझ में? उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको चित्र बताया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी पे इसी तरीके से बनाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बच्चों ये होगा कि कैसे हम लोग दो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को, मतलब आंतरिक प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी से एक सेल का। ठीक, तो वो हमारा अगला टॉपिक होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है और ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक दी गई है जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह दिया जाएगा। और उसके बाद आपने अगर अभी तक ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। और उसके बाद गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। 19 लेक्चर हो चुके हैं, 20 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।